नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका एग्ज़ाम T20 चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो भी बच्चे यूपी पीसीएस या आरओ आरओ जैसे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे और भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे यूपी ट्रिपल एससी हो गया या एसएससी बैंकिंग रेलवे टाइप्स एग्ज़ाम जिसमें फैक्ट्स पूछे जाते हैं, वो सभी बच्चे इस चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। अभी इस चैनल पे एनसीईआरटी कवर की जा रही है जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जैसे इंडियन ज्योग्राफी चल रही है और उसके साथ साथ ये हिस्ट्री के कुछ वीडियोस आ रहे हैं आप लोग के लिए। तो जो भी बच्चे इस चैनल से जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं। और लोगों तक भी शेयर करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर कवर किया था, जिस चैप्टर का नाम था क्या, कब, कहाँ और कैसे। हमने यहाँ पर तिथियों के बारे में सीखा था, पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में सीखा था, इतिहास क्या है, अतीत क्या है उसके बारे में सीखा था। उसके साथ मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आप लोग को सॉल्व करने के लिए और नीचे कमेंट करने के लिए। तो आई होप आप सभी लोगों ने सॉल्व किया होगा, बट कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दे रही हूँ। जैसे ये पहला प्रश्न है, निम्नलिखित का सुमेल करो। आप लोगों ने अगर सॉल्व किया है तो मैच कर लीजिए आंसर। सबसे पहला जो दिया गया है नर्मदा घाटी। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि नर्मदा घाटी पर जो लोग रहते थे वो क्या करते थे, शिकार करते थे और फल फूलों से और जड़ों से पेड़ के जो पेड़ पौधे होते थे उनसे क्या किया करते थे, खाद्य संग्रहण किया करते थे। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आखेट तथा संग्रहण। मगध के बारे में जानकारी दी गई थी कि मगध क्या है, सबसे पहला बड़ा राज्य था, विशाल राज्य है ना। फिर गारो पहाड़ियाँ, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ और गंगा घाटी के बारे में पूछा जा रहा है। गारो पहाड़ियों में आप याद करिए सबसे पहले कृषि का विकास हुआ, याद आया आप लोग को, ठीक है। और गंगा घाटी में जो 2500 वर्ष पूर्व के नगर हैं उनके बारे में बताया गया था, नगरों का विकास हो रहा था। और सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, यहाँ पर क्या है, प्रथम नगर, आरंभिक नगर कहाँ देखने को मिले थे, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के पास, है ना। प्रारंभिक नगर जो शहरीकरण हो रहा था वो कहाँ पर था, क्योंकि यहाँ के लोग क्या किया करते थे, व्यापार किया करते थे। अब पांडुलिपि और अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताना था। तो पहला अंतर तो यही है कि पांडुलिपि क्या होते थे, भोजपत्र पर लिखी जाती थी, है ना। कोई पत्र होता था, जैसे भोजपत्र हो गया, भुज नामक पेड़ की छाल पे, ऐसे ही। और अभिलेख क्या होते थे, अभिलेख जैसे किसी पत्थर या इनसे इन सब पर क्या किया जाता, खुदवा के या फिर इन पे खुरच के लिखा जाता था। और भी अंतर आप लोग के पास होंगे, आई होप आप सभी लोगों ने सॉल्व किया होगा। आगे के जो प्रश्न हैं वो काफ़ी इजी हैं। अगर आप लोग को इनमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे बताइएगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सॉल्व करा दिए गए। अगला जो अध्याय है आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है आरंभिक मानव की खोज में। पिछले चैप्टर में हमने अतीत को समझा, इतिहास को समझा और हमने समझा कि क्या क्या साक्ष्य है, किनके आधार पे इतिहासकार हमें एक कहानी सुना रहा है कि कैसे कैसे मानव का विकास हुआ, कहाँ रहना शुरू किया, पहले कहाँ नगर बसे, कृषि का आरंभ सबसे पहले कहाँ पर हुआ, और आरंभ भी हुआ तो कृषि के जरिए सबसे पहले क्या उगाया गया, साक्ष्य के आधार पर ये सब चीज़ें डिस्क्राइब की गई। लेकिन अब जो हम चैप्टर पढ़ने वाले आरंभिक मानव की खोज में, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, मानव इधर उधर घूमता फिरता था, खाने की खोज में, शिकार की खोज में। धीरे धीरे अब मानव का क्या होगा, विकास होना शुरू हो जाएगा, है ना। अब मानव क्या करेगा, कहीं पे बसना शुरू करेगा। धीरे धीरे अब हमको जानकारी एकत्रित होगी कि कैसे मानव का विकास हो रहा है। देखिए ये बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग मानव का विकास पढ़ रहे हो, ये इतिहास, इसमें एक हम कहानी सीख रहे हैं कि मानव का जो जीवन शैली उसमें कैसे विकास हो रहा है। और मानव के अंदरूनी विकास के बारे में, जैसे कि कपि से कैसे मानव बना, वो हम लोग जीव विज्ञान में पढ़ते हैं। इतिहास में इतिहासकार हमें साक्ष्यों के आधार पर बताता चलता है कि हम कैसे विकास मानव का पढ़ रहे हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जो जानकारी दी गई है कि जो आरंभिक मानव था वो इधर उधर घूमता क्यों था इतना, ठीक है, वो क्यों घूमते थे। तो आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि उनको भी भूख लगती होगी, इधर उधर घूमते क्या थे, आखेटक थे। आखेटक मतलब शिकार करते थे। अगर मानव शिकार करेगा तो जाहिर सी बात है वो एक जगह नहीं रुकेगा, जहाँ पर उसको जानवरों की या शिकार जहाँ पर मिलेगा
वो वहाँ भटकेगा। धीरे आज यहाँ पर है, कल कोई और लोकेशन ढूंढेगा जहाँ पर उसे शिकार मिलेगा। अगली बात क्या है, वो पेड़ पौधों से, पत्तियों से, कंदमूल, इन सब से एकत्रित करते थे भोजन। तो एक जगह रुके, वहाँ पर ख़त्म हुए सोर्सेस तो आगे बढ़े, जहाँ जहाँ पर उन्हें उपलब्धता थी वहाँ जाकर बसते रहते थे। शिकार किए तो कहीं और जा कर के बस गए। इसी तरह ये एक दूसरी जगह पर घुमंतू टाइप के थे। इसी की जानकारी चलिए हम लोग पढ़ते हैं। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं तिथि के बारे में। आज हम उन्हें आखेटक या खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। खाद्य संग्राहक और आखेटक सबसे पहले आपने कहाँ देखा था? हम लोग पिछली क्लास पढ़ रहे थे, नर्मदा नदी घाटी के पास, है ना। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। देखिए साथ में नोट्स बनाते चलिए, जिन पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ बस वही वही पॉइंट आपको नोट करने हैं, आपके शॉर्ट नोट प्रिपेयर हो जाएंगे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियाँ मिलती हैं, इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज भाग सकते हैं और बहुत से जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों के शिकार, चिड़िया या मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता है। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए ज़रूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं, क्योंकि कई तरह के विषैले भी होते हैं। साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी जरूरी होती है। देखिए मानो क्या था, कहीं पे रुका होगा, जैसे इतिहासकार बताते हैं, पेड़ पौधे फल पत्तियों से उन्होंने जो कुछ भी खाने की चीज़ें प्राप्त की होंगी, कुछ समय बाद उन्हें भी तो पता चला होगा कि मौसम में इस पेड़ पौधे पे फल उपलब्ध है या नहीं उपलब्ध है। धीरे धीरे जानकारी तो एकत्रित हुई होगी, तो जहाँ पर उन्हें फल या फिर ऐसे पेड़ पौधों की उपलब्धता है वहाँ पर जा कर के बस गए। जब वहाँ पे ख़त्म हो गए तो उन्होंने दूसरी जगह जा कर के ढूंढा, या फिर अब जैसे चिड़िया का शिकार कर रहे हैं या फिर मछली का शिकार कर रहे हैं तो कहाँ पर रहेंगे, किसी नदी के पास जाएंगे। ऐसे ही वो खाने योग्य चीज़ें ढूंढा करते थे। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के जो लोग थे, एक जगह से दूसरी जगह जो घूमते थे, इतिहासकार अब हमें 4 कारण बताना चाह रहा है। कौन कौन से कारण हो सकते हैं, पहला देखते हैं। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसलिए जानवरों का शिकार करने के लिए भी उनके पीछे पीछे जाया करते होंगे वो लोग। तीसरा कारण क्या है कि ये पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए क्या है, उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार ये अन्य इलाकों में घूमते होंगे, जहाँ पर इनको फल और फूल पौधे ये सब एकत्रित हो गए, एक जगह पे मिल गए मौसमी फल, वहाँ पर रुक गए जब तक फल रहे, फिर ख़त्म हुए, फिर आगे बढ़ गए, कहीं और उन्होंने तलाश की। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं है। एक मेन कारण ये हो सकता है कि ये इस वजह से पानी झीलों, झरनों, नदियों में ही मिलता है, क्योंकि पानी तो वहाँ पर जाया करते होंगे। कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। 2 तरह की नदियाँ हो गई हैं ना, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदारों या फिर मित्रों से मिलने जाया करते होंगे, अब कि पैदल यात्रा भी करते होंगे। तो ये सब छोटी छोटी जानकारी हैं। इतिहासकार सिर्फ क्या कर रहा है, अनुमान लगा करके कल्पना के आधार पर हमें ये स्टोरी बताने की कोशिश कर रहा है, और उसी के हिसाब से हम पढ़ते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। अब आरंभिक मानव की जानकारी हमें मिलती कैसे है, जैसे हमने अभी पिछली क्लास में डिस्कस किया था, पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग क्या करते थे, आखेटक खाद्य संग्राहक के लिए किया करते थे, मतलब अपना वो भोजन एकत्र करने के लिए ऐसी वस्तुएं उपयोग क्या करते थे। अभी उन्हीं वस्तुओं के आधार पर हम पता लगाएंगे कि आरंभिक मानव कौन कौन थे और क्या करते थे। देखिए कुछ चित्र दिया गया एनसीईआरटी में, ये कुछ पत्थर के चित्र हैं, ठीक है, आप इनको बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि इन्हीं के बारे में अब हमें पढ़ना है।
यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे। देखिए, लकड़ी या फिर हड्डी के अगर औजार होंगे तो अब तक नहीं बचे होंगे, लेकिन हम पत्थर अभी भी देख करके समझ सकते हैं कि ये कुछ इस तरह के औजार यूज़ किया करते थे। आप अंतर देखिए, जैसे ये शुरुआती मानव है, ये वाला पत्थर का आकार देखिए, है ना। उसके बाद देखिए क्या बदलाव आ रहे हैं पत्थर में, धीरे धीरे ऐसे पत्थर, फिर ये, और एक इस तरीके के पत्थर। तो अब इन्हीं पत्थरों से हमें जानकारी मिलेगी कि आखिर तक कैसे कैसे पत्थरों का यूज़, कैसे औजारों का यूज़ किया करते थे। ठीक है। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। अब शुरुआती मानव क्या कर रहा है? शिकार कर रहा है, लेकिन उसे भी तो नहीं पता कैसे खाएगा। उसको शिकार को वो कैसे काटेगा, चीरेगा, फाड़ेगा, मांस निकालेगा, तो उसके लिए क्या करेगा? या पेड़ों की छाल भी अगर निकाल रहा है, फल काटना है, ये सब करना है, जड़ काटना है, तो उसने कुछ तो सोचा होगा कि कोई आइडिया उसके दिमाग में आया होगा। तो उन्होंने क्या किया? पत्थर उनके सामने रहे, पत्थर पे उन्होंने दबाव की विधि से या उन्हें तोड़ करके ऐसा औजार बनाया जिससे आसानी हो जाए उनको मांस काटने चीरने में, है ना। कुछ के साथ हड्डियाँ या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए किया जाता था। अब इन्हीं पत्थरों के उपयोग से वो क्या क्या करते थे? शिकार भी कर सकते थे, लकड़ियां काट सकते थे, है ना। और क्या करते थे कि अब घास फूस लाए तो अपनी झोपड़ी भी उन्हें तैयार करनी, ईंधन भी लाना है उनको अपने लिए, तो क्या करते थे? कुछ इस तरीके से देखिए यूज़ कर रहे हैं पत्थर को नुकीला बनाया और उससे छाल काटने का भी काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है? चुभौने, मांस काटने या सीने जैसे आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर जो दिया गया है, जो पहला चित्र है, वो पत्थर से बने औजार जो है सबसे प्राचीनतम है। उसके बाद कई हजार साल बाद ये दूसरे तरह का चित्र बना है जो उस तरीके के पत्थर है। फिर उसके बाद तीसरे तरह का जो आपने देखा ऐसे पत्थर बने हैं। फिर चौथे लगभग 10,000 साल पहले ये इस तरीके के यूज़ होते थे। समय भी देखते चलिए। फिर उसके बाद क्या दिया गया है? ये गुटिका प्राकृतिक पत्थर हैं। ये ऐसे ही आप अभी भी देखते होंगे, ऐसे पत्थर देखने को मिलते हैं। ये देखिए, वस्त्रों को सीने या खाने के लिए या खोदने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए क्या पत्थर यूज़ किया जा रहा है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब रहने की जगह निर्धारित करनी है, कौन कहाँ रहता था। ठीक है। मैपिंग जरूर हम लोग देखते चलेंगे। ये एक मैप दिया गया है और इस मैप के जरिए से हम क्या करेंगे? कुछ स्थल की खोज करेंगे, कहाँ पर कैसे मानव रह रहा है। इस मैप को आप लोग बहुत अच्छे से देखिए। देखेंगे हम लोग कि मानचित्र के जरिए से हमें कुछ संकेत दिए गए हैं और कुछ पुराने स्थल, जो प्राचीन स्थल हैं, उनकी जानकारी दी गई है। तो इन स्थल को कितने भाग में विभाजित किया गया? सबसे पहले 3 देखेंगे। कौन कौन से? पुरापाषाणिक, नवपाषाणिक या महापाषाणिक। देखिए, पुरापाषाणिक क्या है? पाषाण का मतलब पत्थर, तो जब पत्थर का प्रयोग हो उससे पहले के स्थल की बात हो रही है। नवपाषाणिक, ठीक है, जब पत्थर का यूज़ होने लगा उस समय का। महापाषाणिक, जब बहुत ही लार्ज स्केल पर क्या हुआ? पत्थरों का यूज़ स्टार्ट हो गया। फिर कुछ आरंभिक गांव देखेंगे और फिर नगर भी देखेंगे, विकास उनका। तो इन्हीं स्थल के जरिए से हम लोग आगे की जानकारी देखते हैं क्या दी गई है। अगर हम लोग पढ़ेंगे, चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके, जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे, और उन स्थलों को वो क्या कहते थे? उद्योग स्थल कहते थे। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। वो लोग ऐसी जगह रहते थे, ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिले, जहाँ पत्थरों से औजार बना करके वे, और उन्हीं स्थलों को क्या कहते थे? उद्योग स्थल। देखिए, एक जानकारी दी गई भीमबेटका के बारे में। ये नीचे एक चित्र दिया गया है, ये चित्र देख करके समझिए, भीमबेटका की गुफा है। ठीक है। ये सबसे पहले तो आप देखिए, अब आज की जो मध्य प्रदेश का एरिया, वहाँ पर ये पड़ते हैं। भीमबेटका की गुफा वहाँ पर है। आवासीय पुरास्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे वे स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं जो नर्मदा नदी के पास है। ठीक है। मैप में भी हम लोग देख लेते हैं। नर्मदा नदी के पास आप मैप में देखिए, हमने अभी कल भी डिस्कस किया था।
नर्मदा नदी के पास का एरिया की बात हो रही है और ये रही भीमबेटका। अब लोग गुफा में क्यों रहते होंगे? देखिए क्या है, गुफा धूप छाँव इन सभी मौसम से बचने के लिए वो उसमें रहा करते होंगे, सबसे पहली बात तो ये। या बहुत ठंडी हो गई मान लीजिए, तो ठंडी में क्या होता है, जैसे गुफा है गहरी है, तो पृथ्वी में आपने पढ़ा है ज्योग्राफी में कि नीचे जाने पर, गहराई में जाने पर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, तो उन्हें गर्म रखने की कोशिश करता होगा। ठंडी में वो अपने आप को बचा पाते होंगे, गर्मी में उन्हें सही लगता होगा, मौसम से बच जाते होंगे। इसी तरह वो गुफाओं की खोज करते होंगे और अच्छे तरह से वहाँ पे पत्थर भी उन्हें मिल जाते होंगे, जो वो उद्योग स्थल हो जाता है उनका, जहाँ से वो पत्थर यूज़ कर सकते हों, है ना। और भी कुछ पुरातत्व स्थल हैं, जैसे कि ये कुरनूल की गुफाएं हैं, हुंसगी हो गया, ठीक है। पत्थर के यूज़ से पहले ये लोग यहाँ पर बसते थे। आगे हम लोग जानकारी लेते हैं इसी से। आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थल पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। इन स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। देखिए आवासीय क्या, वहाँ पर रह रहे इसलिए आवासीय स्थल। उद्योग स्थल क्योंकि वहाँ पर पत्थर भी उनको मिल जा रहे हैं। अब उन्होंने पत्थर तोड़ के बनाया, इतिहासकार कहना चाह रहे हैं कि जो वहाँ पर टुकड़े मिले हो सकता है उनके सही ना बने हो, तो उन्होंने छोड़ के वहाँ छोड़ दिया, चले गए वहाँ से, ठीक है। या फिर टूट गए होंगे बनाते वक्त। इस गुफा को देख करके समझ सकते हैं हम लोग, देखिए कितने अच्छे पत्थर यहाँ से इन लोग को मिलते होंगे। देखिए पुरा स्थल की डेफिनेशन दी गई है, यहाँ पर हम लोग पढ़ सकते हैं पुरा स्थल के बारे में। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं, आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए, जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पुरा स्थल किसे बोल रहे हैं? जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरा स्थलों के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। पाषाण औजारों का निर्माण, अभी हमने पढ़ा था पुरा पाषाण, नवपाषाण और महापाषाण, इन्हीं के बारे में जानकारी दी गई कि पाषाण काल में पत्थरों के जो औजार बनाए जाते थे वो कैसे ये लोग बनाते थे, ठीक है। पाषाण औजारों का निर्माण, देखिए या तो फिर पत्थर को पत्थर से टकरा कर तोड़ते होंगे या फिर पत्थर से पत्थर में दबाव दे करके एक आकार देने की कोशिश की जाती होगी, नुकीला बनाने की, या फिर जैसा भी उनको काम है उस तरीके का उपयोग वो करते थे। चलिए उसी को पढ़ते हैं। तो पहली ये विधि देखिए, आप देख रहे हैं पत्थर को पत्थर से टकराया जा रहा है और उसके हिसाब से ये देखिए आकार दिया जा रहा है ना। चलिए इसी को पढ़ते हैं। पहली विधि है पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था तथा दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ी जैसा इस्तेमाल, हथौड़ी का इस्तेमाल हम लोगों ने वहीं से सीखा है, तो हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर तक तब तक सल्क निकाले जाते थे जब तक वांछित आकार उपकरण ना बन जाए। पहली विधि समझ में आई। दूसरी तरह ये क्या करते होंगे, दूसरे तरीके को दबाव शल्क तकनीक कहते हैं। दो तकनीक है, आप याद रखिए, पत्थर से पत्थर टकराना, दूसरी विधि क्या है, दबाव शल्क तकनीक। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर, मतलब एक पत्थर पर एक भारी पत्थर रख दिया गया जिसको हमें आकार देना है, और दूसरा पत्थर क्या करेंगे, और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर शल्क निकाले जाते थे जिससे वांछित उपकरण, और दूसरे पत्थर पे उसी पे दबाव देकर के क्या कर रहे हैं, वांछित आकार दिया जा रहा है। पहला और दूसरा आपको समझ में आ गया। अब देखिए अभी औजारों का निर्माण हो गया। औजार हमने देख लिए उन्होंने कैसे अपने पत्थरों का निर्माण सीखा। पहला क्या है, पत्थर से पत्थर टकराकर। दूसरी तकनीक कौन सी हो गई, दबाव शिल्प। यहाँ से हमने सीख लिया है वो लोग पत्थरों का औजार कैसे बनाते थे। अब आगे हमें समझना है आग की खोज कैसे हुई। पत्थर का उन्होंने यूज़ सीख लिया था, धीरे धीरे आग की भी खोज हुई ना। तो आग की खोज कैसे हुई होगी, जैसे कि आज भी देखिए कि जंगलों में आग लग जाती है ना। ये तो आम बात है, बहुत गर्मी हुई जंगलों में आग लगे, कुछ ऐसा ही वहाँ भी घटना हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी। तो जंगलों में आग लगी होगी, उन्हें पता चला होगा कि कुछ ऐसा होता है, चिंगारी लगने से आग लगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, पत्थर के पत्थर टकराने से चिंगारी देखी होगी उन्होंने, क्योंकि क्या कर रहे हैं, औजार बना रहे हैं।
औजार बनाते बनाते चिंगारी निकली होगी, कहीं जला होगा, कुछ भी हो सकता है। देखिए एग्जैक्ट हमें भी नहीं पता है, इतिहासकार को भी नहीं पता है क्या हुआ, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या हुआ होगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग आगे पढ़ते हैं। आग की खोज। यहाँ जो कुरनूल गुफा है वहाँ पर क्या है, राख के अवशेष मिले हैं। अभी मैं आपको कुरनूल की गुफा दिखा दूंगी मानचित्र में। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जानवरों आदि से उनको दूर भगाने के लिए। देखिए हो सकता है कि उन्होंने आग जली हो जंगल में और उसके बाद उन्होंने किसी जानवर का मांस चखा हो तो उन्हें लगा हो कि हाँ ये स्वादिष्ट है। जलने के बाद और जब आग लगी होगी तो जानवर उससे दूर भाग रहे होंगे, तो उन्हें पता चला कि इससे वो डरते हैं, दूर भागते हैं। या फिर उन्होंने आग जलाई होगी और गलती से उनका मांस का टुकड़ा गिर गया होगा और उन्होंने तब पता चला होगा कि ऐसे हम पका सकते हैं, या अनाज उनके जल गए होंगे तब उन्हें पता चला होगा कि ये ऐसे जलने के बाद होते। कुछ भी हो सकता है, उन्होंने कैसे भी सीखा होगा। आगे पढ़ते हैं। आग जो उन्होंने जलाना सीखा, चलिए इसको हम मैप में देख लेते हैं। कुरनूल की गुफा कहाँ है जहाँ से इन लोगों ने आग जलाना सीखा। ये देखिए कुरनूल की गुफा दिख रही है, कृष्णा नदी के तट पर ये वाला क्षेत्र है ना, आंध्र प्रदेश में। हुंसगी और कुरनूल की गुफाएं याद रहेगा आप लोग को। जलवायु के बारे में अभी तक हमने सीख लिया है पिछली चीज़ें। पुरातत्वविद जैसा हमें बताना चाह रहे थे कि कैसा औजार यूज़ कर रहे थे पहले के मानव, उसके बाद वो कैसे रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था, और उन्होंने आग की खोज कैसे की। इतना हमने पढ़ लिया है। अब हमें पता चलेगा कि बदलती जलवायु का क्या फ़र्क पड़ रहा था मानव विकास में। तो लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते हैं। देखिए इतिहासकार अब हमें बताना चाहते हैं कि जलवायु बदली, गर्मी बढ़ी। लगभग 12,000 साल पहले की बात है कि घास बढ़ी। अब घास को खाने वाले जानवर बढ़ेंगे तो जानवर जो घास खाने वाले उनको भी खाने वाले और जानवर बढ़ेंगे। इसी तरह क्या होगी, एक खाद्य श्रृंखला बनती चली जाएगी। तो इस तरह क्या करते होंगे लोग, जैसे कि शिकार करते हैं किसी जानवर का, वहाँ पर जा कर के बसने लगे होंगे। धीरे धीरे क्या हुआ, जिनका शिकार कर रहे थे उनसे भी, मतलब पहले क्या है कि घास हुई, घास उगी, घास को खाने वाले जानवर बढ़े, फिर उनको खाने वाले जानवर बढ़े। और जैसे गेहूँ, जौ, धान, इन सब की बात करें, है तो एक तरह की घास ही, ये उगना शुरू हुई तो मानव का विकास धीरे धीरे इस महाद्वीप में होने लगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे गए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की सोच रहे होंगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी लोग नोट करते चलिए। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे प्राकृतिक रूप से जो अनाज है वो उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू किया होगा। देखिए अभी इस एनसीईआरटी से हमें क्या पता चल रहा है कि देखिए सबसे पहले जलवायु में परिवर्तन आया, घास उगी, उनको खाने वाले जानवर बढ़े, उनके पीछे पीछे लोग गए, मानव गए, रहना स्टार्ट किया और उन जानवरों को खाते देखा या उनसे और भी चीज़ें उन्होंने सीखी। या तो उन्हें पालने लगे, शिकार तो करते ही थे, लेकिन उन्हें पता चला कि इन जानवरों को जैसे कुछ खा रहे हैं तो उनके पास आकर के कुत्ता, गाय, ऐसा कुछ जानवर आकर के बैठे होंगे, वो भी साथ में रह रहे होंगे, तो इन्हें पता चला कि ऐसे जानवरों को हम पाल भी सकते हैं, जैसे बकरी हो गई। धीरे धीरे इन लोगों ने जानवरों को पालना भी सोचा होगा, है ना। अब क्या है, जैसे कि महिलाएं, पुरुष और बच्चे हैं, तो जो शिकार कर रहे हैं वो शिकार करने गए। कुछ लोग जैसे ये धान, गेहूँ जो इन्होंने खाने पीने की चीज़ें हैं, फल हो गया, उनको बटोरना शुरू किया होगा। महिलाओं के साथ बच्चे भी गए होंगे। ज़रूरी नहीं है, अभी यहाँ पर कोई ऐसा श्रम विभाजन देखने को नहीं मिल रहा है कि पुरुष ऐसा करने जा रहे हैं, महिलाएं ये बटोरी। सभी ने ये काम शुरुआत में तो किया ही होगा, महिलाओं, पुरुष और बच्चों ने। हो सकता है आगे जैसे कि महिला की बात की जाए, किसी कारणवश या कोई बीमार रहा होगा तो रुक गया होगा वो, और पुरुष शिकार पे चला गया,
महिलाएं रुक गई हैं, रुक करके एक ही जगह उन्होंने धीरे धीरे अनाज उगाना शुरू किया होगा या फिर फल बटोरना शुरू किया होगा, तो इन्हें इससे पता चला होगा कि एक जगह रहकर भी हम क्या कर सकते हैं, अनाज भी उगा सकते हैं। मान लीजिए शिकार नहीं मिला तो स्त्री या फिर जो बच्चे घर में थे वो तो कुछ ना कुछ खाने के लिए संग्रह करके रखते होंगे। कुछ ऐसा ही जीवन रहा होगा जिससे उनका विकास हुआ होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। देखिए, ये जो कुछ भी कालक्रम चल रहा है वो अचानक से नहीं हुआ होगा, इसमें एक बहुत लंबा समय लगा होगा। समय के साथ साथ उन्होंने ये सब चीज़ें सीखी हैं। शुरुआत में अचानक से उन्हें नहीं पता चल गया होगा। नाम और तिथियाँ। अब इस एनसीईआरटी में हमें अगला जो टॉपिक बहुत अच्छे से ध्यान दे करके पढ़ना है वो नाम और तिथि। देखिए, इतिहास में तिथियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये हम लोग को पता है। पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, आगे भी हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे काल को डिवाइड किया गया, प्राचीन काल को हमने विभाजित किया है, उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरा पाषाण कहते हैं। जब शुरुआत हुई थी मानव की, उस काल में हम जो पत्थर जब यूज़ करना सीखा है मानव ने, उससे पहले के काल को हम पुरा मतलब पुराना पुरा पाषाण काल कहते हैं। यह शब्द पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना, यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। उसी पत्थर के औजार से देखिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया है, उसको महत्व मानते हुए औजारों का उनका जो प्रयोग है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसी को हमने माना है और उसी के आगे पीछे के कालक्रम को विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल 20 लाख पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। तो आप लोग नोट करेंगे, सबसे पहले तो पूरा पाषाण काल क्या है, ठीक है। उसके बाद आप नोट करिए पूरा पाषाण का अर्थ, और फिर नोट करना है पूरा पाषाण काल का समय। समयावधि क्या है, लगभग 20 साल पहले से 12,000 साल पहले तक। मतलब अभी से जो समय ज्ञात किया जाए तो 20 लाख पहले से शुरू हुआ और लगभग अब से 12,000 साल पहले तक का यह समय रहता है पूरा पाषाण। अब पूरा पाषाण को भी क्या किया गया है, 3 भाग में विभाजित किया गया है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल। 3 भाग में लिखिए, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव, अभी देखिए सबसे ज़्यादा समय किसका रहा है, पूरा पाषाण काल, और वो भी 3 भागों में विभाजित है। आरंभिक, मध्य और उत्तर 3 भागों में। हम डिटेल में पढ़ेंगे जब आगे की एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे। अभी सबसे पहले यहाँ पे जो जानकारी दी गई है उसको क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद क्या आता है, मध्य पाषाण युग, मेसोलिथ जिसको बोलते हैं। देखिए, मेसोलिथ में क्या होता है कि जो पत्थर होते हैं वो नुकीले यूज़ होने लगते हैं, छोटे यूज़ होने लगते हैं, बहुत छोटे छोटे से, इसलिए इसको मेसोलिथ बोलते हैं। अब इसका टाइम पीरियड देखते हैं। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ या मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय अब कब होगा, लगभग 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। देखिए, इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप इसको इम्पॉर्टेंट या नोट डाल करके लिखते रहिए। पहले आपने पूरा पाषाण लिख लिया होगा, ठीक है, उसको 3 भाग में विभाजित करा है, समय भी लिखा है। अब डालिए मध्य पाषाण युग, उसका समय अवधि लिखिए, लगभग 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक। उसके बाद लिखिए, इस समय में जो पाषाण औजार यूज़ होते थे वो बहुत छोटे होते थे, इन्हें माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हाशिए और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान देखे गए हैं। नोट डाल के इम्पोर्टेंट करके लिखिएगा। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, नवपाषाण। अब डालिए नवपाषाण युग और इसकी समयावधि लिखिए, लगभग 10,000 साल पहले, ठीक है। नवपाषाण के बारे में भी आगे पढ़ना भी है, ठीक है। अब है शैल चित्रकला। इससे हमें क्या पता चलता है, देखिए एक चित्र दी गई है। इस चित्र में देखिए ऐसा कुछ जानवर सा दिख रहा है और जिसके पीछे ये मानो या जो भी ये भाग रहा है शिकार करने के लिए या कुछ भी, ऐसे गुफाओं में चित्र देखे गए हैं। इनसे उनके बारे में जानकारी मिलती है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे
उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिलते हैं। इसमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। देखिए, चित्रों से हमें पता लग रहा था कि कैसे ये लोग शिकार करते होंगे, क्या कर रहे थे, या उनका जीवन शैली कैसी थी। देखो, पहले तो वो क्या करते हैं, औजार बनाना सीखे। जब गुफा में रहना शुरुआत कर देते हैं, एक जगह पर रहना, आवास बनाना शुरू करते हैं, तो क्या करेंगे, किसी गुफा में ही तो रह रहे थे समय से। अपने जो समय है, जलवायु है, उससे बचने के लिए, मौसम से बचने के लिए, गर्मी या ठंडी है, जब गुफा में रहते होंगे तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया होगा, जैसे गुफाओं में चित्र बनाना या कोई आकृति बनाना। इससे हमें पता चलता है कि वो अपने जीवन काल में कैसा जीवन जी रहे थे। अब हमें पता चलता है कि कौन क्या करता था। एक अनुमान ही है, कोई इतिहासकार को एग्जैक्टली पता नहीं है क्या है, लेकिन एक स्टोरी वो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं और उसी से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मानव का विकास कैसे हो रहा है। आगे पढ़ते हैं। आरंभिक लोग शिकार तथा फल फूल का संग्रह किया करते थे। ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया है। वे पत्थरों के औजार और गुफाओं में चित्र बनाते थे। देखिए, कोई हमें ऐसा साक्ष्य तो मिला नहीं है कि महिलाएं शिकार करती थी या चित्र बनाती थी और पुरुष फल फूल इकट्ठा करते थे। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं पता है। दो चीज़ें हो सकती हैं इसमें। सबसे पहले, महिला और पुरुष ने दोनों मिलकर कई काम साथ किए होंगे। संभव है कि कुछ काम केवल महिलाएं करती थी और कुछ केवल पुरुष। ये धीरे धीरे बदलाव में आया होगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि डेफिनेट था। हो सकता है शिकार पे महिलाएं जाती हों और पुरुष रहते हों, अनाज इकट्ठा करते हो या कुछ, और हो सकता है औरतें रह जाती हों और पुरुष जाते हों। देखिए, कुछ भी हो सकता है। जैसे औरतें प्रजनन के लिए एक जगह रुक गई, वो चल फिर नहीं सकती, या बीमार है, कुछ हो गया, और पुरुष बाहर जा कर के अपना शिकार कर रहे हैं, तो महिलाएं कुछ ना कुछ इकट्ठा कर ले रही हैं, फल फूल और खाने वाली चीज़ें, और अनाज उगा रही हैं। बच्चे भी उनके साथ में हैं। अलग अलग चीज़ें रही होंगी अलग अलग जगह में। ये किसी को डेफिनेटली पता नहीं है क्या हुआ था। एक जानकारी और दी गई हमें, भारत में पुरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल में शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी किया गया है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। ठीक है, मनके एक तरह का वो उपयोग में लाए जाने वाला आभूषण था, जो ये लोग बना करके पहनने के लिए यूज़ करते थे। तो हम लोग इन्हीं को देखते हैं। आगे एक पुरा स्थल दिया गया है, हुंसगी। हुंसगी को हमें अभी मैं मैप में दिखा दूंगी। यहाँ पर पुरा पाषाण युग के कई पुरा स्थल मिले थे। कुछ पुरा स्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले थे। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे पुरा स्थलों में भी औजारों के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुरा स्थल झरनों के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। देखिए, एनसीईआरटी में ये एक चित्र दिया गया है और इसके बारे में ये जानकारी दी गई है। आप लोग इसे पढ़िएगा, इससे जानकारी लीजिएगा। अब हम लोग सबसे पहले मैप में हुंसगी देख लेते हैं, है ना। हुंसगी कहाँ पे है, ये देखिए, कुरनूल गुफाओं के पास ये हुंसगी पुरा स्थल दिख रहा है। ठीक है, अब इसी मैप में आप देखते जाइए कि आधुनिक नगर कौन से हैं। जैसे कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, है ना। और हमें महापाषाणिक पुरा स्थल दिए गए, जैसे ब्रह्मगिरी हो गई। ऐसे ग्रीन कलर के ये जो मार्क है, इनके आधार पर हम देखते जाएंगे। जैसे नवपाषाण अगर देखा जाए तो कोल्डिवा हो गया, महागढ़ा हो गया, चिरान जैसी जगह हो गई, दाओजली हेडिंग हो गया। ऐसे ही जो पय्यमपल्ली है ना, हल्लूर है, ये सब क्षेत्र दिए गए हैं। कौन कैसे क्या है, आप मैप जरूर देखिए। जैसे ये नवपाषाण में मेहरगढ़, बुरझूम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्थल। मैप जरूर देखिए आप लोग, मैप से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखिए, इस चैप्टर से हमने मानव के विकास के बारे में सीखा कि पाषाण औजार के आधार पर उनके कालक्रम को विभाजित किया गया। कितने तरह से किया गया, ठीक है। जैसे आरंभिक मानव हो गया, सबसे पहले पाषाण यूज़ करता था। फिर उसके बाद मध्य पाषाण आया, ठीक है। पुरा पाषाण को भी 3 भाग में विभाजित किया गया था, आरंभिक, मध्य और फिर उत्तर। लेकिन उसके बाद क्या आ गया, पुरा पाषाण काल, जो हमने मध्य पाषाण काल पढ़ा। और उसके बाद जो तीसरा क्लासिफिकेशन आ रहा है वह है नव पाषाण काल। इस तरह के 3 तरह के हमें पाषाण काल के बारे में पता चला। और वो लोग क्या करते थे, किसी न किसी जगह पे रहने लगे। धीरे धीरे क्या है, एक जगह पे बसना शुरू किया। पहले तो आखेटक थे, शिकार करते थे, इधर उधर बंजारा जीवन जीते थे,
हर जगह जगह बदला करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, बसना शुरू किया एक एक जगह पे। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पे वो एक एक जगह पे बसते चले गए। जैसे कि अब कुछ लोकेशन हमें दी गई हैं, ये देखिए जैसे कुरनूल की गुफाएं हो गई, भीमबेटका हो गई, हुंसगी हो गई, ऐसे नए नए जगह पे उन्होंने बसना शुरू किया। और वो क्या करते थे, उद्योग स्थल और आवासीय स्थल बनाने लगे। फिर आग की खोज हुई धीरे धीरे, है ना। आग की खोज के बाद उन्होंने क्या किया, आगे अपना उद्योग और जो औजार हैं उनमें बहुत से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। देखिए जैसे कुछ चित्र दिए गए हैं, ऐसे चित्र गुफाओं पे बने हुए मिलते हैं, इनसे काफ़ी जानकारी मिलती है। इस चित्र को खोजा था, 2 स्कूल के बच्चे थे, 4 थे सॉरी, उन स्कूली छात्रों ने किया था। लगभग ये जो 100 साल पहले की बात की जा रही है, और इस चित्र का लगभग जो समय है वो 20,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल के बीच में बनाया गया होगा। अब इसमें कई जानवर चित्रित हैं, जैसे जंगली घोड़े हो गए, गाय भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा, सुअर, ऐसे ऐसे अगर चित्र बनाए गए तो इससे पता चलता है ऐसे जानवरों से परिचित थे। और हो सकता है इसमें से कुछ पालते थे या इनके साथ रहते हों, कुछ जंगली रहे होंगे जिनका शिकार करते होंगे। आगे देखते हैं। तिथि दी गई है मध्य पाषाण युग की और नवपाषाण युग की। और पूरा पाषाण की तिथि आप बताइए। जो नवपाषाण काल है वो लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 12,000 साल वर्ष पूर्व तक की बात की जाती है। फिर मध्य पाषाण युग है, इसका समय देख लीजिए। और नवपाषाण, देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इनके आंसर देखिए मैं पढ़ा चुकी हूँ पूरा चैप्टर, अब आप आसानी से प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। इनको सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, आपको वो प्रश्न सॉल्व कराए जाएंगे। ये सारे प्रश्न आप सभी लोग देख लीजिए, इनको सॉल्व कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और लोगों तक भी शेयर कीजिए, जिनको इस वीडियो से हेल्प मिल सके, अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट करके सुझाव भी अपने दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।